गाइस अभी आपसे मेरी बात हो रही थी, मैंने मैम से डिस्कस किया था कि जो आपकी जो नर्सिंग की जो पढ़ाई है उसमें जो बाकी जो इम्पोर्टेंस जो जिन जिन रोल की होती हैं, जो हमारे जो जितने भी लैब हैं उनकी क्या उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उस पर चर्चा करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट जितने भी आपके जो लैबें हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, पार्टिसिपेशन होता है, उन्हीं लैबों में हम लोग मैम के साथ विजिट कर रहे हैं। निधि मैम, आप थोड़ा मुझे बताएंगे कि ये किस चीज़ की लैब है और ये क्या चीज़ें आपने यहाँ पे बनाई हैं जो बच्चा सीखता है? जी जी बिल्कुल सर। जिस लैब में हम खड़े हैं इसको हम कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग लैब। जी मैम। तो हम देख सकते हैं हमारे सामने एक मॉडल बना हुआ है, ये एक विलेज का मॉडल है, गांव का मॉडल है। इसके अलावा हमारे पास एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मॉडल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये पपेट्स हैं, पपेट शोज हैं और दूसरे मॉडल्स हैं। ठीक है, तो मेनली जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग लैब होती है वो बताती है जी 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 कि आपको कम्युनिटी में कैसे काम करना है, स्पेशली विलेज कम्युनिटी में हमें कैसे काम करना है। जी जी। अभी हम दूसरी लैब में आए हैं, आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि हमारी ये दूसरी लैब है। इस लैब का नाम है मैम न्यूट्रिशन लैब। जी, तो डॉक्टर निधि मैम बताएंगी कि आप इनके बारे में भी इंट्रोडक्शन देंगे मैम? डॉक्टर जी जी, हम मौजूद हैं डॉक्टर शोभिता बंसल मैम के साथ। ये है एचओडी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डिपार्टमेंट, श्री स्वामी भूमानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और मैम न्यूट्रिशन लैब के इंचार्ज भी हैं। सारे नर्सिंग कोर्सेज में बेसिकली जो बेसिक फर्स्ट ईयर रहता है जी मैम, उसमें सब में न्यूट्रिशन का एक सिलेबस है। अच्छा, तो वो सिलेबस जो है वो पेशेंट की डाइट्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जैसे वो स्टूडेंट्स हमारे नर्सिंग में पढ़ते हैं, बेसिक पढ़ते हैं, फिर डिजीज कंडीशन पढ़ते हैं। अच्छा। तो जैसे डिजीज होती हैं आपकी, कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उनकी डाइट्स को प्रिपेयर कैसे करना है, जी जी, क्या उसका डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, बच्चों से प्रिपेयर करवाते हैं। जी, तो बेसिकली उनकी डाइट से रिलेटेड, या एएनसी मदर है, एंटीनेटल मदर्स होती हैं, या दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं, उनके लिए हर तरह के जो भी लोग हैं उनके लिए बेसिकली हम उनको पूरे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताते हैं। यहाँ पर वेरियस तरह के चार्ट्स लगे हैं जैसे जी, तो कौन कौन सी चीजों में कितना न्यूट्रिएंट है, कितनी वैल्यू वो रखता है, कितनी उसको रिक्वायर्ड है, अच्छा, उसके अकॉर्डिंग पूरा कैलकुलेट करके हम उनको बताते हैं। एक यहाँ पर एक वेइंग स्केल रखा है, जी जी जी, हम उसे माप करके पूरा, स्पून्स भी है हमारे पास, चम्मचे हैं नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए। जी जी जी, उन सब चीजों से पर्टिकुलर चीज का कितने अमाउंट में कितना चीज डालना है, कैसे करना है, उसके साथ मेजरमेंट करके हम पूरा उनको बताते हैं कि किस तरह से कौन सी चीज में हम उनको कितना न्यूट्रिशन देना चाहिए। बेसिकली उसी के लिए है जी मैम, तो आप देख पा रहे होंगे जो जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हमें देख पा रहे हैं, मैम ने बहुत संक्षेप में आपको ये बता दिया कि जो जैसे कोई पेशेंट कहीं पर है या पेशेंट है या हम किसी का उपचार कर रहे हैं, तो उस दरमियान हमें न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है वो कितनी रखनी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें पेशेंट को देनी है और किस हिसाब से देनी है, उसकी सारी जानकारी जो है इस लैब में बच्चों को सिखाई जाती है, जो आपके नर्सिंग में आगे बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है। तो थैंक यू मैम, आपने बताया इस लैब के बारे में। ठीक है मैम, हम आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे लैब की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर हम बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं मंजीत मैडम जो कि इस लैब की इंचार्ज भी हैं। मैम वेलकम मैम। थैंक यू मैम। तो प्लीज आप थोड़ा सा लैब के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर कौन कौन से प्रोसीजर्स कराते हैं बच्चों को। इसमें मंजीत मैम एक सवाल और भी है कि जो बच्चा हमारा सिलेबस पढ़ता है उसमें ये जो लैब है वो क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, थोड़ा सा इस पर बता दीजिए। सर जैसे ये फंडामेंटल लैब नर्सिंग है, नर्सिंग लैब है। बेसिकली जो नर्सिंग है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, उसका मतलब ही है आर्ट ऑफ नर्सिंग। तो आर्ट ऑफ नर्सिंग में हम बेसिकली इस लैब में सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल रहते हैं। और हम स्टूडेंट्स को उनकी ईयरली सेमेस्टर वाइज हम क्या करते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं जो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। फिर हम उन लोगों को उनको टीच कराते हैं, उनके बारे में एक्सपोज कराते हैं, उनको नॉलेज देते हैं, देन उनको गाइड देते हैं कि आपको हॉस्पिटल में जाकर पेशेंट से कैसे डील करनी है। और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास डमीज है जैसे डिफरेंट, तो आपको पेशेंट्स को कैसे केयर करनी है, किस तरीके से बात करना है, एक एक्ट परफॉर्म करवाते हैं। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही पेशेंट क्या है जितना यहाँ से लर्न करता है और वो फिर हम नीचे जाकर उनको उनके साथ फॉलो कराते हैं कि आपको किस तरीके से पेशेंट से एक्सपोज करना है। कहने का मतलब मैम आपका ये था कि पहले बेसिकली जो बच्चा पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है आपके पास में, तो पहले वो यहाँ पे डमीज के साथ प्रैक्टिस करेगा। हाँ जी। लेकिन बाद में जब जैसे जैसे वो अपनी पोजीशन को हायर करता है बच्चा, जो आगे बढ़ता जाएगा, तो फिर वो हॉस्पिटल में भी सेम प्रोसीजर को फॉलो करेगा। सेम प्रोसीजर को फॉलो करेगा। यस, जैसे पेशेंट यहाँ पर आते हैं, बच्चे आते हैं, बच्चों को तो नॉलेज नहीं है नर्सिंग नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम उनको क्या करते हैं, बेसिक फंडामेंटल की नॉलेज देते हैं। अच्छा, कि आप बेसिक किस तरीके से आपने पेशेंट से बात करनी है, एक्सपोज होना है पेशेंट के साथ। क्योंकि पेशेंट के आगे हॉस्पिटल में जाते हैं स्टूडेंट में तो एंजाइटी शुरू हो जाती है, तो उस एंजाइटी को कैसे रिड्यूस करना है, कैसे पेशेंट से डील करना है। ओबीजी की जो लैब है और हमारे साथ जो इंचार्ज हैं इस लैब की
मैम आपका शुभ नाम थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। हम शाहीन। शाहीन मैम है हमारे साथ। शाहीन मैम यहाँ पे मौजूद हैं जो इस लैब के इंचार्ज हैं। मैम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ अपने छात्र छात्राओं के बिहाफ पे कि इस लैब की बीएससी नर्सिंग या नर्सिंग वाले कोर्स में क्या इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है मैम, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ सर, हम क्या करते हैं कि जैसे जो सिलेबस आईएनसी ने दे रखा होता जी, है जी। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, ठीक है, जी जी हम पहले डेमोन्स्ट्रेशन बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं जी कि वो किसी भी गायने वाले पेशेंट जो होती है, जी जी ठीक है, एंटीनेटल विजिट भी हम सिखाते हैं सर, अच्छा इंटरनेटल भी कैसे डिलीवरी हो रही है, ठीक है। जी। एक तो पहले होता है कि जो गायने के पेशेंट है अच्छा उसको आपको कैसे रिसीव करना है, कैसे रिसीव? ठीक है, कैसे रिसीव करता है, आप उसे कैसे समझाओगे, किस तरह से साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोगे, क्योंकि जो एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सफ़र कर रही होती है, अच्छा ठीक है। तो हम पहले उनको ये बताते हैं कि वो एक एक्सपोजर हम पहले उनको यहाँ पर देते हैं अच्छा कि रियल वाला ना देखे, हम यहाँ पर क्या करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन से उनको एक्सपोज देते हैं कि वो यहाँ पर कैसे बच्चे ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। हम पहले उनको ट्रेन करते हैं एंटीनेटल के बारे में कि वो उनको एजुकेट करेंगे कैसे पेशेंट को हैंडल करना है, एंटीनेटल मदर को, ठीक है। अगर उनको कोई उससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो वो सारे हम उसको बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है सर। फिर उसके बारे में हम बताते हैं उनको इंटरनेटल के बारे में, यानी कि डिलीवरी के बारे में, कि यानी कि जो डिलीवरी के टाइम पे जो फीमेल होती है जी वो बहुत ज्यादा मतलब डरी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बच्चा होता है उसको भी सिखाते हैं कि उसे कैसे डिलीवरी करनी है, उन पेशेंट को कैसे वो हैंडल करेंगे। कैसे हैंडल करेंगे, पूरी चीजें बच्चों को ऐसे यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन हमारे पास सारे यहाँ पे मॉड्यूल से अच्छा। वो मौजूद है। थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपका ये इसका जो पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, गायनी वाला सेक्शन जो हमारा है, तो इसमें पहले बच्चे मतलब जो बच्चा जैसे कोर्स कर रहा है यहाँ पर, तो कोर्स के दरमियान ही वो सारी प्रैक्टिस करता है यहाँ पर। हाँ इस जी लैब में। सर, ठीक है, मतलब जब आपको लगता है कि यहाँ पर बच्चा अच्छे से उसको मतलब तरीके से उसको हैंडल कर पा रहा है, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहा है, तब फिर जाके वो सर हम हॉस्पिटल में आप बिल्कुल उसको। सर। मैम थोड़ा सा ये जो आपने इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं थोड़ा उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनको भी थोड़ा दिखाना चाहेंगे व्यूअर्स को कि ये किस तरह की मतलब क्या प्रोसीजर है इनका, ये सारी सीखने के जो इंस्ट्रूमेंट आपने रखे हुए हैं थोड़ा। सर जैसे ये है प्रेगनेंसी एनाटॉमिकल मॉडल है, ठीक है जी सर। जी 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 तो ये जो प्रेगनेंसी एनाटॉमिकल मॉडल है इसमें अच्छा। क्या है कि एक मदर के अंदर, जी जी ठीक है, एक मदर के अंदर जो बच्चा है वो कैसे कौन से वाली पोजीशन में रह सकता है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे हमने इस मॉडल के द्वारा ये चीजें दिखाई है अच्छा इसमें कि दिखा दो। ये जो बच्चा है ये माँ के अंदर कैसे रह सकता है, अच्छा ठीक है, और जो मदर है वो कैसे उसको होल्ड करके रख सकती है, जी। ठीक है, मतलब कैसे वो चल फिर सकती है, ठीक है। और मतलब बच्चे की कौन कौन सी पोजीशन है, जी। यहाँ पे सर पोजीशन दिखाई गई दोनों में ना, अच्छा अलग कि अलग जो position। बच्चा है वो इस पोजीशन में भी रह सकता है, बहुत सारी पोजीशंस होती है, अच्छा लेकिन यहाँ पे हमने ये दो दिखा रखी है। जी 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 मैम। ठीक है तो सर। ये इस चीज का हाँ जी इस सर, चीज को ये दर्शा ऐसे रहा है ये। दर्शा रहा है मैम सर। थोड़ा और बाकी भी चीजें आपके पास इंस्ट्रूमेंट हैं हाँ उनको भी थोड़ा सर, सा डालिए। जैसे कि ये वाला है हमारे पास कि हम ये यहाँ पर कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है सर, अच्छा कि एक दिन से लेके जब माँ कंसीव करती है, ठीक जी, है, जी, जी। तब से लेके पूरे 9 मंथ के अंदर वो मदर के गर्भाशय में रहता है, यानी कि वोम में रहता है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे बच्चा वो अकॉर्डिंग टू मंथ है वो कैसे कैसे रह सकता है सर। अच्छा ये बच्चों का आपने वो हाँ, सारी सारी पोजीशन ये सारी दिखा रखी चीजें। जी, जी। और जैसे डिलीवरी होती है ना, तो डिलीवरी के टाइम पे जो बच्चे का हेड है अच्छा वो सबसे पहले मदर के बर्थ कैनाल से आता है, जी बर्थ ठीक जी, है। जी। तो आपको सबसे पहले हेड को ही कैरी करना है, ओह, ठीक है। ठीक तो है, हम ये बच्चों बहुत को पूरा महत्वपूर्ण- बताते हैं जी, जी, जी। कि कैसे हेड में जो कैरी करते हैं कैसे करना है, अच्छा, ठीक है। और आपको अगर कोई भी अबनॉर्मलिटी लग रही है तो आप वो कैसे उसको तुरंत वहीं पे हैंडल कर सकते हैंडल हो, कर सकते हैं, जी, जी, ठीक है सर। समझ गया। और ये ऐसे ही मदर बाकी का ये पेल्विस है, सारा इंस्ट्रूमेंट आपने हाँ इसी जी से सर, रिलेटेड रखी हुई ये है जो सारी। पेल्विस वगैरह ये भी मदर के पेल्विस के अंदर चीज है। जी, जी, ये इंस्ट्रूमेंट है कि हम डिलीवरी के टाइम पे जो सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक दूसरी लैब की तरफ। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस लैब के Okay, बारे में हमें जानकारी thank दी, you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया मैम। पांचवें जो हमारा जो है लैब, ये पीडिया की लैब है। हमारे पास पीडिया से रिलेटेड इस लैब के जो इंचार्ज हैं मैम रजनी मैम हमारे साथ खड़े हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैं थोड़ा जानना चाह रहा था मैम, ये जो पीडिया की आपकी लैब है, ये कितना इसमें मतलब जो बच्चों का सिलेबस है नर्सिंग का, इसमें ये क्या रोल रखता है मैम, और इसके थोड़े से इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए कि हाँ इसमें जी क्या सर। क्या क्या सर चीज़ है? आईएनसी ने जो हमें सिलेबस दिया है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, जी। इसको हम दोनों नाम से बोल सकते हैं, वेदर आप पीडियाट्रिक बोलिए या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बोलिए। ठीक है ये हमारे पास एक सिलेबस है। जैसे कि इससे पहले आप जिस लैब में थे वो थी ओबीजी लैब, जी जी वहाँ में आप क्या सिखा रहे हो कि एक प्रेग्नेंट लेडी है जी 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 उसको उससे आप डील कर रहे हो, बट जैसे ही दी बेबी जो इंटरनल वर्ल्ड से आपका आउटर वर्ल्ड में आ गया, ठीक है। तो वो बेबी आपका इससे रिलेटेड है। अच्छा वहाँ अब पर बेबी आपका कैसे आ केयर चुका है। करेंगे उसकी, हाँ वो जी। सारी चीजें आप यहाँ वो बताएं। बेबी अब आ चुका है, एक मदर को आपने पूरा मदर को एक अच्छे से केयर करी। जी जी अब बेबी आपका बॉर्न हो चुका है। अच्छा। अब बॉर्न होने से 18 ईयर तक अच्छा जो बेबी है आपका, वो उसको जो भी डील करते हैं वो चाइल्ड हेल्थ वाले डील करते हैं। आपने पीडियाट्रिशियन सुने होंगे हॉस्पिटल बिल्कुल, में, बिल्कुल, तो वो बच्चे 18 साल तक के बच्चों को वो डील करते हैं। ओके तो जो हमारी लैब है, इस लैब में हम
जैसे ही बेबी पैदा हुआ आप कैसे केयर करोगे। ओके। आप सबसे पहले बेबी आपके इस दुनिया में आया, सबसे पहले आप उसको कैसे असेस करोगे, अच्छा। वो हम यहाँ सिखाते हैं। जी जी जी। उसके बाद आप कोई बीमारी हो गई बच्चे को, तुरंत आपने असेस करना है, क्योंकि एक बहुत डेलिकेट आपके पास एक लाइफ है छोटी जी जी सी। जी जी जी। तो विद इन 5 मिनट में आपको क्या करना होता है, उसको असेस करना होता है। अच्छा। विद इन 5 मिनट्स में ये गोल्डन पीरियड है आपकी। जी। 1 मिनट में आपको पूरा बताना है कि बच्चा आपका कैसा है, आपका बिल्कुल हेल्थी है नहीं है, तो आपको सारा पेरेंट्स को बताना है। तो वो सारी चीजें क्या है हम इस टाइम में सिखाते हैं जी। ये आपका रेडिएंट वार्मर है, इसमें हम पूरा टेम्परेचर सेट होगा। ओके। ये हम सिखाएंगे कि कैसे बेबी को फोटोथेरेपी के नीचे रखना है, कितना टेम्परेचर देना है, जी जी। कितनी हाइट होनी चाहिए, ये सारा हम बच्चे को स्टूडेंट्स को यही सिखाते तो हैं। मैम जैसे बच्चा बॉर्न होता है, हाँ जी। तो उसके बाद मैम आप उसको मतलब उसको एनालिसिस करने के बाद तुरंत आप उसको देखते हैं कि किस हाँ टेम्परेचर जी। में बच्चे को हमको जैसे रखना ही चाहिए? बेबी बॉर्न हुआ, जी जी बेबी बॉर्न हुआ तो आपको असेस करना है बेबी जी को। जी जी जी। अब जैसे ही असेस किया, आपने कहा बेबी नॉर्मल है, अच्छा तो नॉर्मल बेबी को आप इसमें नहीं रखते, डायरेक्टली आप उनको मदर को दे देते हैं। अच्छा अच्छा। बट अगर बेबी को कोई प्रॉब्लम है, Okay. प्री टर्म है बेबी, अच्छा। उसका जो वेट है वो कम है, या वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा है, जी। सांस नहीं ले पा रहा है, कोई दिक्कत तो है? ऐसे बेबी को हम क्या करते हैं, एनआईसी में रखते हैं ओके। जी। जी, तो जी। ये हमारा एक रियल सेटअप है। अच्छा अच्छा। जैसा रियल एक एनआईसी होता है, वो सेटअप हमने देने की कोशिश करते तो हैं बच्चों के students। पाठ्यक्रम में ये बहुत हाँ महत्वपूर्ण जी। भूमिका तो निभाता है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे रियल इन्वायरमेंट देखेंगे, देन ओनली वो वहाँ पे एक्चुअल में जब सेटिंग में जाएंगे तो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम उनको रियलिटी दिखाते हैं। राइट। प्ले सेक्शन है जिसमें कि आप डिफरेंट टाइप्स के टॉयज देख सकते हैं। इट विल डिपेंड अपॉन द एज ऑफ द Okay. बेबी की अगर एज छोटी है, न्यू बॉर्न है, आप ये सारे टॉयज आप उनको दे सकते हैं। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, टॉयज का जो डिफरेंट आपको मिल different जाएंगे। size- जी 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 जी। तो ये भी सारा इसी सेक्शन के अंदर इसी सिखाया जाता है। सेक्शन में ये हम पीडियाट्रिक में सिखाते हैं। जी जी जी। चलिए, तो ये देखा आपने गाइज, आपने अभी बताया, मैम ने आपको सारी चीजें बताई कि देखो कि बच्चा जब बॉर्न हो जाता है उसके बाद आप उनके लिए जो है क्या क्या चीजें, किस तरह से उसकी केयर की जाती है, उसका पार्ट भी आपने देखा। तो गाइज इस तरह से हमने 5 लैब कवर कर ली है। मैम एक बार फिर आपसे स्वागत है हमारे चैनल पे। जितने भी गाइज हमें देख रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो देख रहे हैं, दर्शक हमारे देख रहे हैं, इनके बताइए थोड़ा सा इसका क्या महत्वपूर्ण रोल है मैम। गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे आईएमसी के सिलेबस में फर्स्ट ईयर में ही एक सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि 12th क्लास में जो बच्चे बायो पढ़ते हैं उन्होंने ऑलरेडी बायो पढ़ा है 12th क्लास में, बट फिर भी हमारे पाठ्यक्रम में भी हमारे पास बायो हम फिर से बढ़ाते हैं बच्चों को। तो ये हमारी लैब है, इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के हमारे मॉडल्स हैं। जैसे कि ये मॉडल आप देख सकते हो, इसमें हम जो भी बच्चे हैं मॉडल में एक एक मसल्स दिखा के उनको टच करा के हम पढ़ा सकते हैं। जी जी। और ये आपका स्केलेटन है, इसमें हम स्टूडेंट्स को वो देखेंगे, टच करेंगे, एक एक बोन्स को टच करेंगे कि ये कौन सी बोन है, ये आपकी फीमर हो गई। तो इस तरह से हम क्या है सारी बोन्स को स्टूडेंट्स को बताते हैं। रियल एक्सपीरियंस यहाँ पे स्टूडेंट को हम करवाते हैं। ये इसी तरह से आप सारा देख सकते हैं, ये सारी बोन्स जितनी भी रखी हुई है आपकी, यहाँ स्टूडेंट्स आएंगे और स्टूडेंट को डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन इन्हीं बोन्स पे दिया जाएगा। ये आपको सारी, ये आपके वर्टिब्रा बता देंगे, ये आपकी सारी बोन्स हैं, आपके हैंड बोन्स हो गई, ये सारा का सारा स्टूडेंट यहाँ आएंगे डायरेक्टली स्टूडेंट को ये पूरा पकड़ के ताकि स्टूडेंट को हर एक चीज़ का पता चले कि किस तरह से कौन सी पार्ट है हमारी बॉडी में, कितनी बोन्स है, कैसे वो दिखती है, क्या उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आपको बताया जा सकता है। जैसे कि आप ये मॉडल देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये आपका स्टमक है, ये स्टमक है। स्टूडेंट्स डायरेक्ट आएंगे और स्टमक के बारे में यहाँ पे पूरा जो भी टीचर्स होंगे आपके, ये स्टमक के बारे में आपको पूरा रियल टाइम एक्सपीरियंस कराया जाएगा। एनाटॉमी की लैब के बारे में जानकारी दी। अभी हम एक नेक्स्ट लैब की तरफ बढ़ चुके हैं। हमारे साथ है मोनिका मैम है और ये आपको बताएंगी, लैब की इंचार्ज है, और आप बताएंगी कि ये लैब किस चीज़ की है और ये आपके पाठ्यक्रम में किस चीज़ में आपको हेल्प करती है। इस लैब का नाम जो है वो है क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब है। तो इसमें हमारे पास अलग अलग मतलब डिविजन्स किए गए हैं, जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट लगाते हैं, पैथोलॉजी के टेस्ट लगाते हैं और माइक्रोबायोलॉजी के टेस्ट किए जाते हैं इसमें। तो हमारे पास ये जो एरिया है, हम इसमें बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का एरिया है, जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। जी जी। तो
क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमारे पास बहुत सारे रिएजेंट हैं जिसमें हम यूरिन एनालिसिस करते हैं, बेसिकली सीरम सैंपल से और यूरिन से हम एनालिसिस करते हैं। ये हमारे पास सारे रिएजेंट्स हैं। ये पिपेट्स रखी हुई है, पिपेट से हम क्या करते हैं, सैंपल को लेते हैं ताकि हम टेस्ट ट्यूब में डाल सकें। सैंपल या रिएजेंट को लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये हमारे पास माइक्रो पिपेट है, इसकी पर्टिकुलर टिप होती है जी जी। और यहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स रखी हुई हैं कुछ, जिसमें हम अपने सॉल्यूशंस को, रिएजेंट को मिक्स करके अपना टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास आता है पैथोलॉजी का एरिया, जहाँ पर ESR की ट्यूब्स रखी हुई हैं और ये सब हमारे पास ESR के स्टैंड है। यहाँ पर ESR का टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, दैट इज द इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारी इरेथ्रोसाइट्स किस रेट से सेडिमेंट हो रही है। मेनली इन्फेक्शन की जानकारी के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फिर यहाँ पर भी पैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ रिएजेंट्स रखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये RBC का डायल्यूटिंग फ्लूइड, WBC का डायल्यूटिंग फ्लूइड, जिसमें हम WBC और RBC के बारे में जानते हैं। और हमारे पास कुछ मीटर्स होते हैं, दैट इज यार हीमोमीटर और हीमोसाइटोमीटर यूज करते हैं, जिसमें हम हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन चेक कर सकते हैं इसमें पैथोलॉजी। फिर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ग्लासवेयर्स हैं, जैसे हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है, यहाँ पर कुछ कॉनिकल फ्लास्क हैं जो 250 ml के कॉनिकल फ्लास्क। उसके बाद ये हो गया हमारा पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का एरिया। फिर हमारे पास आता है माइक्रोबायोलॉजी का एरिया, जी जी जी, जिसमें हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारी मशीन्स हैं हमारे पास रेफ्रिजरेटर है जिसमें हम सैंपल को स्टोर करके रखते हैं। इसमें बहुत सारी किट रखी हुई है जिससे हम ब्लड प्लाज्मा, ABO ब्लड ग्रुपिंग, उसकी सारी रिएजेंट्स को यहाँ रखते हैं, रिएजेंट्स को रखते हैं। फिर हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी में एक इक्विपमेंट यूज किया जाता है, ये है लैमिनार एयर फ्लो। लैमिनार एयर फ्लो में हम कल्चरिंग करते हैं। ये एक स्टरलाइज्ड एरिया होता है, हम ऐसे ही कल्चरिंग बाहर नहीं करते हैं ताकि कोई कंटामिनेशन ना आ जाए। तो स्टरलाइजेशन के अंडर में हम इस कल्चरिंग को इसके अंदर करते हैं, लैमिनार एयर फ्लो के। फिर हमारे पास आता है इंक्यूबेटर, जो भी हमने कल्चर लगाया है उसकी ग्रोथ करवाने के लिए हम इसको एप्रोप्रिएट टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, 37 डिग्री। अच्छा। इसके अंदर हम इसमें सारे कल्चर को रखते हैं। जी जी। यहाँ पर कल्चर रखा हुआ भी है, जी जी। ये कल्चर मीडिया इस तरह से यहाँ पर स्टोर किया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास हॉट एयर ओवन आता है, ये भी एक स्टरलाइजेशन टेक्निक है जिसमें भी हम अपने ग्लासवेयर्स को इसमें स्टरलाइज करने के लिए, जो भी हम ग्लासवेयर अपनी बायोकेमिस्ट्री लैब में या माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें स्टरलाइज करने के लिए हम इसको हॉट एयर ओवन में एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, दैट इज 160 डिग्री या 80 डिग्री टेम्परेचर पर हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, यहाँ पर स्टरलाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ माइक्रोबायोलॉजी के रिएजेंट्स हैं, जैसे हमारे पास कल्चर प्रिपरेशन करने के लिए कुछ रिएजेंट्स होते हैं, जैसे बीफ एक्सट्रैक्ट पाउडर है, एक्सट्रोज एनहाइड्रस है, अगार अगार का पाउडर है। और हमारे पास कुछ बायोकेमिकल टेस्ट करने के लिए जैसे इंडोल रिएजेंट्स है। तो इस तरीके से मैलाकाइट ग्रीन की स्टेनिंग है जो हम स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं। फिर हमारे पास वाटर बाथ है, अगर हमें कोई भी सैंपल को बॉईल करना है या हीट करना है तो हम वाटर बाथ का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास माइक्रोस्कोप आ जाता है। माइक्रोस्कोप में जो भी हम स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, स्लाइड जो अगर पैथोलॉजी में स्लाइड प्रिपेयर की जा रही है या फिर माइक्रोबायोलॉजी में स्लाइड प्रिपेयर करी जा रही है, तो हम इस स्लाइड माइक्रोस्कोप में इसको यूज करते हैं इस तरीके से। एक है स्टरलाइजेशन की, दैट इज ऑटोक्लेव। ये ऑटोक्लेव है, इसमें हम अंडर द स्टीम अपने जो भी कल्चर को प्रिपेयर किया है वो अंडर द स्टीम हम क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। तो मैम इन मशीनों में जो सैंपल है वो रखने के लिए आप इनका इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कितनी देर तक हम एक सैंपल को रख सकते हैं? इसका टेम्परेचर और प्रेशर होता है। इसका टेम्परेचर जो होता है वो 121 डिग्री होता है और इसका जो प्रेशर होता है वो हमारा 15 LBS प्रेशर होता है। 15 LBS प्रेशर पर मेंटेन रखना होता है और 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मेंटेन रखना होता है और अंडर द स्टीम हमारा कल्चर स्टरलाइज हो जाता है। मैम ने अभी बहुत डिटेलिंग में आपको सारी चीजें बताई, ये सारी चीजें आपके सिलेबस के अंदर है और मैं उम्मीद करूंगा कि इतनी सारी लैबों में आपने जानकारी लेने के बाद आपको नर्सिंग के कोर्स में बहुत इंटरेस्ट आया होगा और आगे भी इसमें क्या कुछ अभी बचा है वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि मैंने आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड काफ़ी सारी लैबों में आपको विजिट कराया। अभी मैं सर के साथ हूँ, सर इस लैब के इंचार्ज हैं और सर आपको बताएंगे कि आपकी नर्सिंग के पाठ्यक्रम में इस लैब की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। सर आपका शुभ नाम? सर निजू जॉय। सर निजू जोगी जी हैं और यहाँ पर एज ए ट्यूटर आप काम कर रहे हैं नर्सिंग का।
और सर थोड़ा सा बताइए इस लैब का महत्वपूर्ण रोल क्या है नर्सिंग के पाठ्यक्रम में सर? एक्चुअली ये इस लैब का, जैसे सर ने बताया, ये एक ऑडियो विजुअल एड लैब है। तो इसमें जो भी हम नर्सिंग में या जो भी लेटेस्ट ऑडियो विजुअल एड इक्विपमेंट्स है जी, जैसे अभी आपके सामने है, ये हमारा इंटरैक्टिव टच पैनल। अच्छा ये वाला ठीक है? तो ये एक इंटरैक्टिव टच पैनल है जिसमें जो इंटरनेट से भी कनेक्टेड रहता है। इसमें हम चाहिए तो नेट खोल सकते हैं, चाहे तो इसमें ये ऑटोमेटिकली ये एक बोर्ड बन जाए, जैसे एक बोर्ड बना हुआ है। जी जी। अब इसमें जो भी हम बोर्ड्स में जो भी नोट्स बनाएंगे, अच्छा। और सपोज अगर मैं कुछ यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो हम कलर, जो मर्जी कलर हम ले सकते हैं, उससे आप पढ़ा व्हाटएवर वी हैव टू राइट, तो हम उसमें लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें जो जैसे बच्चे नोट्स लिखते हैं, जी जी जी, इसका एक डिजिटल फॉर्मेट हमेशा यहाँ अवेलेबल रहता है, चाहे तो वो डाउनलोड कर ले या चाहिए तो वो उसको ऐसे पीडीएफ कॉपी ले ले, या हमें कल इसमें सेम कंटिन्यू करना है, जी, तो जी। वो चीज़ इसमें होगी। उससे अगर आप आगे पढ़ा रहे हैं तो फिर वहाँ से आगे वो कंटिन्यू कर सकते कंटिन्यू कर सकते इसका हैं। ये तो है। वैसे ही इसमें हम जी। इंटरनेट भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, इंटरनेट जैसे हम इसमें इंटरनेट का सोर्स भी इसमें हमेशा रहता है, और इसमें एक इनबिल्ट कंप्यूटर सिस्टम भी है। जैसे अच्छा। अगर हमें कंप्यूटर से कुछ पढ़ाना है, जी जी, अब ये कंप्यूटर सेटिंग में चला गया, अच्छा ठीक है, तो ये कंप्यूटर सेटिंग में चला गया। ये एक इनबिल्ट सिस्टम है। जैसे हमें कोई पीपीटी से कुछ पढ़ाना है, वो पीपीटी से भी पढ़ा सकते हैं, राइट सर, ठीक है। अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ाना है, अगर हमें नेट में कुछ वीडियो दिखानी है, जी वो जी वीडियो जैसे गूगल क्रोम आप देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस इंटरैक्टिव टच पैनल में रहती जी जी जी, तो जो स्टडी को एक एडवांस लेवल पे लेके है, जाती है एडवांस लेवल में लेवल पे लेके लेके जाती है सर। ठीक और है। ये जैसे कि ये भी हमारा एक अनदर ऑडियो विजुअल है जिसको हम एलसीडी प्रोजेक्टर, जो आपको दिख रहा है ऊपर, अच्छा ये वो सामने प्रोजेक्टर्स होते हैं जो आमतौर पे हर जगह आजकल आप देखते हाँ हैं अवेलेबल होते हैं सर, अवेलेबल। जितनी भी हाईटेक क्लासेस होती हैं उसमें हाईटेक available क्लास होती होती है। जी 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 तो इसमें बेसिकली हमें कोई वीडियोस दिखानी है थोड़े और बड़े स्क्रीन में, जी जी, तो हम इस उसमें दिखा सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो बच्चों को थोड़ा सा उसमें से क्लियरिटी रहती है कि क्लैरिटी रहती जब है। एक बार वो देख लेते हैं उसको तो फिर वीडियोस उसको देखना है, clear- 3D फॉर्म्स में देखनी है, जी जी, जैसे स्पेशली जो भी लेक्चर को थोड़ा एडवांस करने के लिए, और उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं सर। बोर्ड में पढ़ा दिया, ठीक है, और हो सकता है उसकी क्लैरिटी हो सकती है हमें कभी वीडियो से नहीं। जी जी, तो उस वीडियो के थ्रू उसके पढ़ाने लिए- के लिए या और डिजिटली पढ़ाने के लिए हम इसमें कोई कॉन्फ्रेंसेस करानी है, कोई तो उसके छोटा लिए- मोटा कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी तो काम हम उसमें भी इन दोनों, जैसे इंटरैक्टिव टच पैनल है उसको भी यूज कर सकते जी, हैं। जी, जी। और यहाँ सब हमारे पास माइक्स अवेलेबल जी। है, अगर जैसे स्पीकर सिस्टम्स लगे हुए हैं तो ऑडियोबिलिटी के केस में भी वो साथ है। और ये हमारा, जिसको हम बोलते हैं, जो पुराने टाइम में यूज करते थे, ये जी, भी जी। एक काइंड ऑफ प्रोजेक्टर है। अच्छा ये भी इसको पुराना ओवरहेड प्रोजेक्टर्स जिसको हम अच्छा, कहते हैं। तो ये ओवरहेड प्रोजेक्टर्स में ये लगती है, शीट्स लगती है, ये पहले से हम बना के लेके आते हैं टीचर्स। जी जी तो ये जैसे हमारे बनाने का, जैसे बोर्ड में पढ़ाते थे पहले व्हाइट बोर्ड होते थे, जी जी, तो उसमें बनाने में समय लगता था 10-15 मिनट। हाँ बराबर, तो ये क्या होता है, पहले से टीचर्स बना के लेके आते हैं, तो ये चीज वहीं प्रोजेक्ट हो जाती है। जी जी, जब इसको हम जैसे on आप करेंगे- इसमें रखेंगे तो यहाँ हाँ, दिखाई ये प्रोजेक्ट हो ये जाएगा। प्रोजेक्ट हो जाएगा सर, right। तो उससे उससे वो थोड़ा सा क्लियरिटी स्टूडेंट को रहता है, समय एक तो बचता है और समय भी clarity बचेगा, जल्दी क्लियरिटी भी रहेगा, आपको हाँ उसको हर उस तरीके से अच्छी तरह से उसको जी, जी, समझ में आएगा और जो भी लेटेस्ट ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं वो हम तुरंत अवेलेबल करते हैं बच्चों को, ताकि जो है अच्छे से एडवांस पहले प्रोजेक्टर्स थे, अभी हमारा ये आ गया। जी। अभी इसी का एक इक्विप्ड पार्ट है, हमारे दोनों क्लासरूम्स में हमने इंटरैक्टिव बोर्ड्स भी बना रखे हैं। अच्छा इंटरैक्टिव बोर्ड्स भी। ठीक है सर। तो अभी गाइज आपने देखा कि सर ने आपको बहुत बारीकी से बताया कि इस क्लास का क्या रोल है। तो आपको सारी चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में जो भी चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई, आपके बाकी लैबों को भी हमने आपको दिखाया। अब आपको नेक्स्ट लैब में लेके चलते हैं और उसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। गाइज अभी आपने देखा, हमने आपको सारी लैबों में विजिट कराया। अभी हम लोग आ चुके हैं कॉलेज की कंप्यूटर लैब में, और मैं मैम से पूछने वाला हूँ, डॉक्टर निधि मैम से, कि ये इसका जो कंप्यूटर लैब है हमारा, इसका क्या रोल है मैम इस हमारे सिलेबस में, नर्सिंग के सिलेबस में? जी बिल्कुल रोल है। जैसे सभी प्रोफेशंस ग्रो कर रहे हैं, नर्सिंग भी ग्रो कर रहा है, और टेक्नोलॉजिकल रोल्स इसमें बहुत सारे हैं। हमारे पास टेली नर्सिंग एक फील्ड है जी मैम, जिसमें कि कंप्यूटर और गैजेट्स के जरिए हम लोग पेशेंट्स को ट्रीट भी करते हैं, उनको एडवाइस भी करते हैं। अच्छा बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू कमर्स आते हैं, बच्चे जो फर्स्ट ईयर्स आते हैं, उनको बेसिक कंप्यूटर्स ऑपरेट करना सिखाया जाता है। 12th के बाद जो बच्चे आते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं देखा ऑपरेट होगा। किया है, तो हम उनको बेसिक छोटा सा कोर्स कराते हैं, जैसे हम इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। अच्छा तो कंप्यूटर्स में उनको पार्ट्स बताए जाते हैं, बेसिक पार्ट्स और बेसिक फंक्शंस, एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, वो सब हम सिखाते हैं। देन फाइनली जब बच्चे फाइनल ईयर में आ जाते हैं तो रिसर्च में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा रोल है, महत्वपूर्ण रोल है। तो गाइज आपने देखा कि क्योंकि यहाँ पर जब आपका पाठ्यक्रम शुरू हो जाता है नर्सिंग का, तो उसमें मैम ने जैसे बताया कि उसमें कंप्यूटर के रोल क्या अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये भी आपका पाठ्यक्रम में आपको कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा,
उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी, ताकि आप कल के दिन अगर कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, कोई चीज़ आप चेक कर रहे हैं, तो आपको बहुत इजीली आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकें। फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं, आपको 9 लैब आपकी हमने दिखा चुके हैं हम लोग, और फाइनली हम लोग आ चुके हैं लाइब्रेरी में। नमस्कार, मेरा नाम सुरेखा राणा है और मैं यहाँ पर सीनियर लाइब्रेरियन हूँ। हमारा कॉलेज 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था और मैं तभी से यहाँ पर हूँ। लाइब्रेरी किसी भी इंस्टीट्यूशन का माइंड होता है। लाइब्रेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में। हमारे कॉलेज में 5000 से अबव नर्सिंग बुक्स हैं, 25 इन नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, ई बुक्स हैं, ई जर्नल्स हैं। यहाँ पर हम अपने स्टूडेंट को इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। जो हमारे एमएससी स्टूडेंट हैं उनको, बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट को रिसर्च में नेट फैसिलिटी बहुत मेन रोल रहता है नेट का, तो वो सब हम फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल कराते हैं। जर्नल्स हैं, अच्छा, बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का रिसर्च का पार्ट भी होता है जी, और एमएससी फाइनल ईयर में भी स्टूडेंट्स को रिसर्च करनी होती है। ओके। तो ये जर्नल्स उनको बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा। लेटेस्ट जितनी भी रिसर्च है वो इसमें पब्लिश होती रहती है, तो स्टूडेंट्स की जो नॉलेज है वो गेन होती रहती है। वो उसको इसको पढ़ करके उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनको मिलती रहती है। जी सर, ये इसका पार्ट है। जी सर। अच्छा, हमारे पास 25 नेशनल इंटरनेशनल जर्नल है। ओ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को सारी चीजें जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि नर्सिंग का जो प्रोफेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी ये सर। सब चीजें सर फिर हमने सारी बुक्स को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अच्छा डिस्प्ले कर रखा है। ये सारा पार्ट हमारा मेडिकल सर्जिकल का है। जी जी जी। ये सारी हमारी मेडिकल सर्जिकल की बुक हैं और हमारे पास जितने भी एडिशन है सब लेटेस्ट एडिशन है। बहुत अच्छी बात है मैम, क्योंकि सिलेबस का मैं हर बार अपने वीडियो में कहता हूँ, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बोलते रहता हूँ कि जितने भी जब भी कॉलेजेस में आप एडमिशन लेंगे, जी इस बात को जरूर पता करिए कि वहाँ पे जो सिलेबस चल रहा है वो बहुत पुराना तो नहीं है, उसको अपग्रेड किया गया है कि नहीं किया गया। ये बहुत अच्छी बात है कि सारे हमारे पास लेटेस्ट एडिशन है सर। 2015 से ऊपर हैं सारे जितने भी हमारे पास एडिशन है, और अधिकतर सारे फॉरेन ऑथर हैं। बहुत अच्छा। मैं देख पा रहा हूँ मैम, आपने लगभग सारी बुक्स अपने पास रखी हुई हैं। हाँ और जी। जिस तरह के आपके पास जो पाठ्यक्रम यहाँ चल रहे हैं जी, उन सब से रिलेटेड आपने सारी बुक्स अपने पास रखी। जी सर, सारी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं मैम आपको बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाई है। थैंक यू क्योंकि हम लोग विजिट करते रहते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हुआ हूँ, क्योंकि मुझे सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से मिली है। ऐसा बहुत अच्छा कम देखने को मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि हमने आपको नर्सिंग के बारे में हर एक डिपार्टमेंट से रूबरू करवाया। यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने आपको जानकारी दी, यहाँ की जो फैकल्टीज थी उन्होंने आपको अपनी लैब के बारे में जानकारी दी। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोग्राम में हमने सारे क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश करी है, जो भी क्वेरी आप लोगों ने मुझसे करी है। फिर भी इस वीडियो के अंत में आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कोई पार्ट ऐसा रह गया है, जैसे कि मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि जिस पे हम लोगों ने चर्चा नहीं करी और किसी वजह से स्किप हो गया वो क्वेश्चन, तो आप सभी से मेरे रिक्वेस्ट है कि आप उसको मुझे मैसेज में लिखिएगा कि कौन सा ऐसा पार्ट था जिस पार्ट को सुनकर के आपको बहुत ज़्यादा आपको लगा कि नर्सिंग का जो कोर्स है बहुत अच्छा है, और कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारा इस क्वेश्चन में हम उसको ले नहीं पाए। और आप हमें मैसेज में लिखिए, हमें बताइए कि वो कौन सा पार्ट था जिस पर हमें दोबारा चर्चा करनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा समय लेकर के उस नर्सिंग वाले सेकेंड पार्ट में हम उसको उस सेगमेंट को ले सकें। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। मैं आप सभी से लेता हूँ विदा, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर एक नए वीडियो में, एक नए सेशन के साथ में, एक नए सब्जेक्ट के साथ में आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत।